Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें। आज हम इतिहास की उस मशीन में झांकने वाले हैं जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया, औद्योगिक क्रांति। हमारे पास स्रोत के तौर पर है कक्षा 11 की एनसीईआरटी की किताब का 9वां अध्याय। हमारा मिशन ये समझना कि 18वीं सदी के ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ कि धुएं, मशीनों और कारखानों की ये कहानी सिर्फ उस देश की नहीं बल्कि हमारी अपनी कहानी बन गई। ये सब शुरू कैसे हुआ? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसकी असली कीमत क्या थी। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ आविष्कारों और तरक्की की कहानी नहीं है, ये एक दो-धारी तलवार थी। मतलब एक तरफ तो अपार दौलत थी, एक नई दुनिया की चमक थी, तो दूसरी तरफ लाखों लोगों की जिंदगी का अंधेरा था, उनकी मेहनत, उनकी पीड़ा। ये विकास और विनाश की एक साथ चलने वाली कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विरोधाभास की तह तक चलते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, और जब तरक्की का पहिया घूमा तो उसने आम लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों की जिंदगी को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ब्रिटेन ही क्यों? उस समय दुनिया में स्पेन, फ्रांस, चीन जैसे बड़े और शक्तिशाली देश भी तो थे। फिर ब्रिटेन जैसा एक छोटा सा द्वीप इस दौड़ में सबसे आगे कैसे निकल गया? देखिए, ये किसी एक कारण से नहीं हुआ। असल में कई चीजें एक साथ एक सही समय पर हुईं। इसे एक पहेली की तरह समझिए जिसके सारे टुकड़े ब्रिटेन में आकर जुड़ गए। अच्छा, तो पहला टुकड़ा क्या था? पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा था राजनीतिक स्थिरता। 17वीं सदी से ही इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलकर एक राज्य बन चुके थे। इसका मतलब था पूरे देश में एक ही कानून, एक ही मुद्रा और कोई अंदरूनी लड़ाई झगड़ा नहीं। अब आप सोचिए, व्यापार के लिए इससे बेहतर माहौल और क्या हो सकता है? सही है, मतलब एक मजबूत नींव पहले से तैयार थी। लेकिन किसी भी उद्योग के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, लोग, पैसा और कच्चा माल। ये कहां से आया? यहीं पर दूसरा बड़ा टुकड़ा जुड़ता है जिसे हम कृषि क्रांति कहते हैं। कृषि क्रांति सुनने में तो ये काफी सकारात्मक लगता है। हाँ, लगता तो है, पर असल में ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। हुआ ये कि बड़े जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा। और गांव की जो साझा जमीनें थीं उन पर भी बाड़ लगा दी। अच्छा। इससे खाद्य उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों छोटे किसान अपनी जमीन खो बैठे, वो भूमिहीन हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहरों में एक ऐसी बड़ी आबादी तैयार हो गई जो किसी भी कीमत पर काम करने को तैयार थी। उद्योगों के लिए सस्ते मजदूरों की एक पूरी फौज। बिल्कुल, यही वो लोग थे जो बाद में कारखानों में काम करने आए। और अब बात करते हैं पैसे की। हाँ, पैसा कहाँ से आया? लंदन उस वक्त दुनिया के व्यापार का केंद्र बन चुका था। इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच एक त्रिकोणीय व्यापार चल रहा था, जिसमें गुलामों की खरीद फरोख्त भी शामिल थी और इससे बेहिसाब मुनाफा आ रहा था। फिर 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना और उसके बाद तो जैसे बैंकों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया। अब किसी नए आइडिया या मशीन के लिए पैसा जुटाना, मतलब कर्ज लेना, बहुत आसान हो गया था। और आखिरी टुकड़ा, कच्चा माल। ब्रिटेन इस मामले में बहुत खुशकिस्मत था। जमीन के नीचे कोयले और लोहे का विशाल भंडार था। ये 2 चीजें तो इस क्रांति का ईंधन और शरीर बनने वाली थी, है ना? बिल्कुल। साथ ही देश में नदियों का ऐसा जाल बिछा था कि भारी सामान को नावों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सड़क के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ता और तेज था। तो देखिए, सारे टुकड़े जुड़ गए। राजनीतिक स्थिरता, मजदूर, पैसा और संसाधन। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी मिली आविष्कारों से। चलिए लोहे और कोयले की कहानी से शुरू करते हैं। लोहा उस क्रांति की रीढ़ था, लेकिन मैंने पढ़ा है कि शुरुआत में लोहा बनाना एक बहुत चुनौती थी। बहुत बड़ी चुनौती। उस समय लोहा पिघलाने के लिए लकड़ी से बने चारकोल का इस्तेमाल होता था, लेकिन चारकोल की अपनी दिक्कतें थीं। वो बहुत नाजुक होता था, टूट जाता था और उतनी गर्मी पैदा नहीं कर पाता था जिससे अच्छी क्वालिटी का लोहा बन सके। तो इसका हल कैसे निकला? इसका हल निकाला श्रॉपशायर के एक परिवार ने, डर्बी परिवार।
अब्राहम डर्बी प्रथम ने 1709 में एक तरीका खोज निकाला। उन्होंने धमन भट्टी में चारकोल की जगह कोक का इस्तेमाल किया। कोक, ये क्या होता है? कोक कोयले से ही बनता है। उसमें से गंधक और दूसरी अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। ये ज्यादा मजबूत था, ज्यादा गर्मी पैदा करता था और नतीजा पहले से कहीं बेहतर क्वालिटी का लोहा। अच्छा। इसके बाद तो जैसे लोहे के इस्तेमाल में क्रांति आ गई। और हेनरी कॉट, उनका योगदान तो और भी बड़ा माना जाता है ना? हाँ, हेनरी कॉट ने तो इस प्रक्रिया को और भी बेहतर बना दिया। उनकी लोडिन रिट्टी और बेलन मिल ने अशुद्ध लोहे को साफ करके किसी भी आकार की छड़ों में बदलना मुमकिन कर दिया। इसके बाद तो जॉन विल्किंसन जैसे लोगों ने लोहे से कुर्सियों से लेकर दुनिया का पहला लोहे का पुल तक बना दिया। लोहा अब हर जगह था। लोहे की कहानी तो मजबूत है, लेकिन जिस उद्योग ने ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना बना दिया वो तो सूती कपड़ा उद्योग था। वहां क्या हुआ? कपड़ा उद्योग में तो जैसे आविष्कारों की एक रेस चल रही थी। सोचिए, 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल लूम बनाई। इससे बुनाई की रफ्तार बढ़ गई। रफ्तार दोगुनी हो गई और ये आविष्कार इतना कामयाब हुआ कि वो खुद एक मुसीबत बन गया। मुसीबत? वो कैसे? बुनकर इतनी तेजी से कपड़ा बना रहे थे कि कताई करने वाले उन्हें धागा ही नहीं दे पा रहे थे। बाजार में धागे की कमी हो गई। एक बुनकर को काम में लगाए रखने के लिए 10 कताई करने वालों की जरूरत पड़ने लगी। अच्छा, तो इस जरूरत ने नए आविष्कारों को जन्म दिया। बिल्कुल। पहले आई जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी, जिससे एक ही कारीगर एक साथ कई धागे काट सकता था। ठीक है। फिर रिचर्ड आर्कराइट की वाटर फ्रेम आई, जिसने पानी की ताकत का इस्तेमाल करके और भी मजबूत धागा बनाया। और यहीं से पहली बार कारखानों का जन्म हुआ, क्योंकि ये विशाल मशीनें घरों में नहीं लग सकती थीं। मतलब काम अब घरों से निकलकर कारखानों में पहुंच रहा था। हाँ, और फिर सैमुअल क्रॉम्पटन की म्यूल और एडमंड कार्टराइट के पावरलूम ने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। उत्पादन का स्तर अब अभूतपूर्व था। और ये सारी मशीनें, चाहे वो कपड़े की मिल हो या लोहे की भट्टी, ये सब भूखी थीं। उन्हें ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत चाहिए था जो इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा हो और पानी की शक्ति से भी ज्यादा भरोसेमंद हो। बिल्कुल। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है भाप की। स्टीम पावर। हाँ, खदानों में पानी भर जाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी से निपटने के लिए पहले थॉमस सेवरी और थॉमस न्यूकोमन ने भाप के इंजन बनाए। लेकिन वो बहुत बड़े थे, धीमे थे और बहुत ज्यादा ऊर्जा खाते थे। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। अगर न्यूकोमन का इंजन पहले से था, तो जेम्स वॉट इतने क्रांतिकारी क्यों माने जाते हैं? उनका इंजन अलग कैसे था? बहुत अच्छा सवाल है। जेम्स वॉट ने खेल ही बदल दिया। उन्होंने समझा कि न्यूकोमन के इंजन में बार बार सिलेंडर को गर्म और ठंडा करने में ही सारी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। तो 1769 में उन्होंने एक अलग कंडेंसर बनाया। अच्छा। इसका नतीजा ये हुआ कि उनका इंजन बहुत कम कोयला खाता था और कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वो सिर्फ एक पंप नहीं था, वो एक प्राइम मूवर था। एक ऐसा इंजन जो किसी भी मशीन को चला सकता था। कमाल है। एक अमीर उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी फाउंड्री शुरू की और जल्द ही उनके स्टीम इंजन पूरे ब्रिटेन के कारखानों को शक्ति दे रहे थे। तो अब हमारे पास शक्तिशाली मशीनें हैं, उन्हें चलाने के लिए भाप की शक्ति है। लेकिन इन कारखानों में बना माल और उन्हें चलाने के लिए जरूरी कोयला, ये सब एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा? ये एक और बड़ी चुनौती थी और इसका जवाब पहले नहरों से मिला। कोयले जैसे भारी सामान को घोड़ा गाड़ी से ले जाना बहुत महंगा और धीमा था। सही बात है। तो 1761 में जेम्स ब्रिंडले नाम के एक इंजीनियर ने वर्सले से मैनचेस्टर तक कोयला ले जाने के लिए एक नहर बनाई। ये नहर इतनी सफल हुई कि पूरे ब्रिटेन में जैसे नहरें बनाने की होड़ मच गई, जिसे कैनाल मेनिया कहते हैं। मतलब आज हम जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी शुरुआत तो निजी जरूरतें पूरी करने के लिए हुई थी। बिल्कुल। लेकिन नहरों की भी अपनी सीमाएं थीं। वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बन सकती थी और सर्दियों में जम जाती थी। असली क्रांति तो तब आई जब भाप के इंजन को पहियों पर रख दिया गया और रेलगाड़ी का जन्म हुआ। हाँ, रिचर्ड ट्रेवेथिक और जॉर्ज स्टीफनसन जैसे इंजीनियरों ने शुरुआती इंजन बनाए। स्टीफनसन का 1814 का लोकोमोटिव द ब्लचर 30 टन वजन खींच सकता था। वाह! पहली पब्लिक रेलवे लाइन 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच शुरू हुई और जब 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे दो बड़े औद्योगिक शहर जुड़े तो दुनिया ने देख लिया कि भविष्य यही है। और फिर रेल उन्माद का दौर आया होगा। हाँ, और 1850 तक
पूरा इंग्लैंड रेलवे के जाल से जुड़ चुका था। तो एक तरफ ये शानदार मशीनें बन रही थीं, लोहे के पुल बन रहे थे, रेलगाड़ियां दौड़ रही थीं, लेकिन इन कारखानों के दरवाजे के पीछे की तस्वीर क्या थी? जिन लोगों के दम पर ये सब हो रहा था, उनकी जिंदगी कैसी थी? ये इस कहानी का सबसे स्याह और दुखद पहलू है। शहर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन बिना किसी योजना के। गांव से आए लोग गंदी, भीड़-भाड़ वाली बस्तियों में रहने को मजबूर थे। न साफ पानी था, न सफाई की व्यवस्था। एक-एक कमरे में कई-कई परिवार रहते थे। प्रदूषित पानी की वजह से हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां आम थीं। 1832 में अकेले हैजा से 31,000 लोग मारे गए। ये तो भयावह है। औद्योगिक शहरों में औसत जीवन आयु भी बहुत कम हो गई होगी। बहुत कम। बर्मिंघम जैसे शहरों में सिर्फ 15 से 17 साल थी, जबकि गांव में ये कहीं ज्यादा थी। और इन हालात में महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिति थी? उनकी हालत सबसे बदतर थी। बच्चों के छोटे हाथ और फुर्तीले शरीर उन्हें मशीनों के लिए उपयोगी बनाते थे। उनसे कपड़ा मिलों में चलती हुई मशीनों के नीचे घुसकर सफाई करवाई जाती थी। हे भगवान! जहां एक छोटी सी चूक का मतलब था हाथ कुचल जाना या बाल खिंचाना। कोयला खदानों में उन्हें दिन भर अंधेरे में अकेले बैठकर दरवाजे खोलने और बंद करने का काम दिया जाता था। 12-12 घंटे काम, थोड़ी सी मजदूरी और कोई बचपन नहीं। और महिलाओं को तो शायद पुरुषों से भी कम मजदूरी मिलती होगी। बहुत कम। उन्हें भी उतनी ही कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। असल में औद्योगिकरण ने उनसे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी छीन ली थी। पहले वे घर पर कताई करके परिवार की आय में योगदान देती थी, लेकिन अब उन्हें कारखानों में मजदूरी करनी पड़ती थी। तो क्या लोगों ने इन अमानवीय हालातों को चुपचाप सह लिया या कोई विरोध भी हुआ? विरोध जरूर हुआ, और कई तरीकों से हुआ। एक मशहूर आंदोलन था लुडिज्म। हाँ, ये वो लोग थे जो मशीनें तोड़ते थे। हाँ, पर वो सिर्फ मशीन तोड़ने वाले लोग नहीं थे, जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है। वे उन मशीनों का विरोध कर रहे थे जो उनकी आजीविका छीन रही थीं और उन्हें मालिकों की शर्तों पर काम करने को मजबूर कर रही थीं। वो एक बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे। और राजनीतिक अधिकारों के लिए भी तो लड़ाई चल रही होगी। हाँ, और जब लोगों ने शांति से अपनी बात रखनी चाही, तो उसका जवाब अक्सर हिंसा से मिला। 1819 में मैनचेस्टर के सेंट पीटर्स फील्ड में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। पुरुष, औरतें, बच्चे, और वो सिर्फ वोट का अधिकार मांग रहे थे, और उन पर हमला कर दिया गया। इसे पीटरलू नरसंहार कहते हैं, और ये उस दौर के दमन का प्रतीक बन गया। तो इतने दमन के बाद भी क्या कुछ सुधार हुए? क्या सरकार ने मजदूरों की हालत सुधारने के लिए कोई कदम उठाए? हाँ, दबाव काम आया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव शुरू हुए। 1824-25 में कॉम्बिनेशन एक्ट्स को रद्द किया गया, जिसने मजदूरों के संघ बनाने पर रोक लगा रखी थी। मतलब अब ट्रेड यूनियन बनाना कानूनी हो गया। ये तो एक बड़ी जीत रही होगी। ये एक शुरुआत थी। फिर बच्चों के लिए कानून बनने शुरू हुए। 1833 के कानून ने 9 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर रोक लगाई और बड़े बच्चों के काम के घंटे तय किए। और खदानों के बारे में? 1842 के माइंस एंड कोलियरीज एक्ट ने महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के खदानों में काम करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और 1847 का 10 आवर्स बिल एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने महिलाओं और युवा कामगारों के लिए दिन में काम के घंटे 10 तक सीमित कर दिए। बिल्कुल। लड़ाई लंबी थी, लेकिन मजदूर धीरे धीरे अपने अधिकार जीत रहे थे। आखिर में एक दिलचस्प सवाल पर आते हैं, जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। क्या इस पूरे बदलाव को क्रांति कहना सही है? क्रांति शब्द से तो लगता है कि कोई चीज अचानक तेजी से हुई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है। कई आधुनिक इतिहासकारों का तर्क है कि यह बदलाव उतना अचानक नहीं था। ये एक धीमी प्रक्रिया थी और इसका असर भी पूरे देश पर एक साथ नहीं पड़ा। 19वीं सदी के अंत तक भी इंग्लैंड का एक बड़ा हिस्सा कारखानों और खदानों से अछूता था। तो आप कह रहे हैं कि ये क्रांति असल में कुछ खास इलाकों में सिमटी हुई थी? हाँ, जैसे लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, और आर्थिक विकास की दर भी उतनी तेज नहीं थी जितना हम सोचते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि विकास दर 1815-20 के बाद ही तेजी से बढ़ी, न कि 1780 के दशक में। तो फिर हम आज भी ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि भले ही ये प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन इसके परिणाम यकीनन क्रांतिकारी थे। अच्छा। इसने ब्रिटेन के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने लोगों के जीने, काम करने और सोचने का तरीका बदल दिया। इसका प्रभाव इतना गहरा और दूरगामी था कि दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। इसलिए ये शब्द उस विशाल परिवर्तन को दर्शाने के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो ये थी औद्योगिक क्रांति की कहानी। आविष्कारों के उत्साह से लेकर मजदूरों की पीड़ा तक हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन के अनोखे हालात
तकनीकी छलांग और सामाजिक उथल-पुथल ने मिलकर उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं। और यह हमें आज भी एक जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। विकास की कीमत क्या है? तकनीकी प्रगति और मानवीय कल्याण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? औद्योगिक क्रांति ने हमें आधुनिक अर्थव्यवस्था तो दी, लेकिन उसके सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। ये सवाल तब भी प्रासंगिक था और आज भी है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपकी यूपीएससी की तैयारी में मददगार साबित होगा। इस तरह की और भी गहरी और उपयोगी चर्चाओं के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.